नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं कविता आओ मिलकर बचाएं पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आओ मिलकर बचाएं नामक इस कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवियत्री निर्मला पुतुल ने ग्रामीण जो सभ्यता संस्कृति है, विशेष करके आदिवासी समाज के लोगों की चिंता को यहाँ व्यक्त किया है। विस्थापन की समस्या है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज के पर जो शहरीकरण का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को यहाँ इंगित किया है, उसको संकेत किया है कि हमें अपना आदिवासी जो समाज है, जो प्रकृति के नजदीक है, प्राकृतिक उनका जीवन है, एक खुलापन है उनके जीवन में, संवेदना है, भावना है, विचार है, उनको हमने जीवित रखना है, उन परंपराओं को जीवित रखना है। यदि वो परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, आदिवासी समाज के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो कहीं शहरीकरण के दबाव में, प्रभाव में आकर के अपने मूल सभ्यता संस्कृति परंपराओं से दूर न हो जाएं, इसलिए उनको आगाह किया है, सचेत किया है इस कविता के माध्यम से। तो पार्ट 1 में आपने कुछ काव्यांश देखे, अगले और अंतिम जो 2 काव्यांश हैं उनकी हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी उनको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। पद नंबर 3, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई है। इस कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवियत्री निर्मला पुतुल है। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवियत्री आदिवासी, विशेषकर संथाल और परगना के आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको सचेत करते हुए, सावधान करते हुए कहती है कि यदि हम शहरीकरण के दबाव में आ जाते हैं तो उनका कुप्रभाव है हमारे खान पान व्यवहार के ऊपर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, अपितु जो बच्चों का जो भविष्य है, उनका जो खुलापन है, वो खुलापन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने मिलकर इसको प्रयास करना है कि जो वास्तविक जो हमारी परंपराएं हैं उनसे हम जुड़े रहें, शहरीकरण के प्रभाव में न आए। तो इस प्रकार से आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कवियत्री कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत है, कि हमें जो आदिवासी समाज के लोगों की जो खुला जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, जिसमें संवेदना है, भावना है, उस खुलेपन को रखना है। अर्थात प्राकृतिक जो सौंदर्य से हरे भरे, जो बड़े बड़े खुले विस्तृत जो बच्चों के खेलने के लिए जो आंगन है, गाने के लिए गीत है, और जीवन में जो खुशी है, उत्साह है, उसको हमने बचा के रखना है। जीवन में कहीं तनाव न हो, विषाद न हो। इसलिए क्या है कि हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, कि हम अपने जीवन को स्वतंत्र तरीके से जी पाए, उसमें किसी प्रकार से बनावटीपन या शहरीकरण का कोई भी चिन्ह होना चाहिए। अर्थात उसमें सादा जीवन होना चाहिए और उनके जीवन में खिलखिलाहट हो, वास्तविक खुशी दिखाई देनी चाहिए। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अपने दुख दर्द को बांटने के लिए भी एकांत का स्थान होना चाहिए। भावार्थ यह है कि शहरीकरण के आज का जो भौतिक जो जीवन है, उसमें न तो बच्चों के लिए खुला आंगन है, न हर कोई अपने जो गीत हैं उनको प्रकट कर सकते हैं। एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, उनके जीवन में बनावटीपन आ गया है, यहाँ तक कि रोने के लिए भी, अर्थात अपने दुख दर्द को भी वो बांट नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते। तो उन सभी बनावटीपन का जो शहरीकरण है, उससे अपने आप को बचाना है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इसी प्रकार से कवियत्री उनको सचेत और संबोधित करते हुए कहती हैं कि भविष्य में जो बच्चे हैं,
आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, उन बच्चों के लिए भी खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, ताकि बच्चों का जो बचपन है वो भावनाओं के साथ और अच्छे तरीके से उनका बचपन है व्यतीत हो। तो उनको खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, जो पशुओं के लिए चारे के लिए खुले आंगन के साथ साथ हरी भरी हरियाली से भरे हुए मैदान होने चाहिए। उन मैदानों में बच्चे खेल भी सकते हैं और पशु हैं वो अपना चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को अपना एकांत व्यतीत करने के लिए पहाड़ों की जो नीरव मौन शांति है वो भी जरूरी है। भावार्थ यह है कि जब तक आदिवासी समाज के लोग हैं अपनी प्रकृति का जो प्राकृतिक उनका जीवन है उसको बचा के रखना है। यदि वो बच जाता है तो बच्चों के लिए खुले मैदान होंगे, गाने के लिए गीत भी होंगे, और जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे से अपने जो जीवन है उसको व्यतीत कर सकते हैं, मौन रूप से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं। तो इसमें कवियत्री ने प्राकृतिक जो जीवन है वो नष्ट न हो जाए, और किसी भी तरीके से जो आदिवासी समाज का जो युवा है, महिलाएं, उनमें अवसाद न आए, तनाव न आए, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग आज संघर्ष कर रहे हैं अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। एक प्रकार से शहरीकरण का जो प्रभाव है, वहां शहरों से आकर के उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने लग रहे हैं, जिससे जो जंगल है उनको काटे जा रहे हैं। तो ऐसे आदिवासी समाज के लोगों को अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा, वहां के जो जंगल है उनको काट करके बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं समस्याओं की तरफ कवियत्री है आदिवासी समाज के लोगों को सचेत कर रही है, आगाह कर रही है। अंतिम काव्यांश आप देखेंगे, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत काव्यांश में कवियत्री आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद। चारों ओर एक प्रकार से तनाव, चिंता का वातावरण बना हुआ है। आदिवासी समाज के लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि वहां जहां आदिवासी संथला और परगना का जो क्षेत्र है वहां पर बड़े बड़े उद्योग, कारखाने लगाए जा रहे हैं। एक प्रकार से शहरीकरण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में आदिवासी समाज के लोग हैं वो तनाव से भरा हुआ, चिंता युक्त जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उसके बावजूद भी यदि इस अविश्वास के दौर में हम संगठित होकर के इन संघर्षों का मुकाबला करें तो इसमें भी विश्वास है। अब भी कवियत्री को भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है। उम्मीद रूपी जो आशा है उनके मस्तिष्क में जीवित है कि हम संगठित होकर के इनका मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। हम अपने परंपराओं को, सभ्यता, संस्कृति को बचा सकते हैं और शहरीकरण का जो वातावरण है स्वयं उससे बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। इस प्रकार की उम्मीद है कवियत्री के मस्तिष्क में जीवित है और सभी लोगों को इसके लिए संगठित होने के लिए प्रेरित कर रही है। थोड़े से सपने जो हमने आदिवासी समाज के लिए जो सपने पाले हैं वो सपने अब भी जीवित हैं। अपने सपनों को मरने नहीं देना है, नष्ट नहीं होने देना है, बशर्ते कि हम संगठित रहें, संगठित होकर के उनके लिए संघर्ष करें। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। हालांकि आदिवासी समाज के लोग हैं जो विस्थापन है या शहरीकरण है और अपने रोजमर्रा का जो जीवन है और रोजगार की समस्या के लिए दो हाथ कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके बावजूद भी काफी उम्मीद है, एक भरोसा है कवियत्री को कि इस अविश्वास के दौर में भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। अर्थात विस्थापन की जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है, उसके बावजूद भी हम संगठित होकर के हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको शहरीकरण के बनावटीपन से हम
बचा सकते हैं। कुछ बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, अर्थात हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, परंपराओं को बचा सकते हैं। आदिवासी समाज के लोग संगठित हों, मुकाबला करें, शहरीकरण से बचें और अपने अंदर का जो स्वार्थ है उसको हटा करके हम संगठित होकर के कार्य करेंगे तो हमारी जो समस्या है उसका निजात होगा। तो संपूर्ण कविता का जो शीर्षक है, टाइटल है, कविता का जो भाव है वो यही है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं आज रोजगार के लिए, अपनी परंपराओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जिस प्रकार से विस्थापन की समस्या है, शहरी लोग आकर के आदिवासी समाज के आसपास में जो कल कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग लगा रहे हैं उनसे हम संगठित होकर के मुकाबला करेंगे तो काफी उम्मीद बची है। तो ये कविता विस्थापन की समस्या को लेकर के, आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के है। और जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि झारखंडीपन क्या है, झारखंडीपन यही है कि वहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा है और उनके जो संसाधन जो अपने दैनिक चर्या में जो प्रयोग करते हैं उनको उन्होंने धार रखनी है, उनको बचा के रखना है, शहरीकरण से उनको बचाना है। तो कई प्रकार की समस्या है, रोजगार की समस्या है, प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने की समस्या, उसकी तरफ लोगों को यहाँ पर कवयित्री ने संकेत किया है, विस्थापन की समस्या की तरफ ध्यान दिया है कि आज अगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ मुख्य प्रश्न हैं, उनकी भी हमने यहाँ चर्चा की है। तो संपूर्ण कविता है, पार्ट 2 है, वह भी आज पूरा होता है। तो इस पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को आपने समझना है, जानना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और ये सारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखने भी हैं और याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।